हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे आज एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो पेपर हुआ था 14 अक्टूबर शिफ्ट 2 में। उस पेपर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं अपनी वीडियो में। इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन जो है वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। या फिर तीसरा, आप यहाँ पर सीधे आई का ऑप्शन देखेंगे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी CHSL 2020 के एस्पायरेंट हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें और पहले वाली वीडियो को भी देखें, ताकि वो एनालाइज कर सकें कि पेपर किस तरीके का आता है और उसकी सोल्यूशन हमें किस तरीके से निकालनी है, प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, ताकि आप कोई आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, ये फिगर बना रखा है, ठीक है। स्क्वायर है, उसके अंदर सर्किल है, फिर स्क्वायर है, फिर इसके अंदर सर्किल है, फिर एक स्क्वायर है, ठीक। तो दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल और सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल के बीच में अनुपात बताना है हमें क्षेत्रफल का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं मान लूं कि इसकी साइड 1 है छोटे वाले की, तो 1 1 1, और इसका अगर डायगोनल निकालूं मैं, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। अब √2 इसका डायगोनल है, बट इस वाले सर्किल का क्या होगा, ये डायमीटर हो जाएगा यानी कि व्यास हो जाएगा, ठीक। अगर इस वाले सर्कल का ये व्यास हो गया, ठीक है, √2 इसका व्यास है, तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले जो ये वाला जो है बाहर वाला है, ठीक है, ये वाला स्क्वायर या वर्ग, तो इसकी साइड √2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा मुझे। इसका डायगोनल निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये तो होगा, यानी कि ये भी √2 होगी और साइड ये भी √2 होगी। तो 2 + 2 और 4, और ये बाहर आएगा 2। तो इस वाले जो अब ये किसका निकल के आया, इस वाले सर्किल का डायमीटर निकल के आया। अब इस वाले सर्किल का जो डायमीटर होगा वही इसके बड़े वाले सर्किल की साइड होगी, यानी कि इसकी साइड 2 हो गई और इस छोटे वाले की साइड 1 है, ठीक। अब मुझसे पूछा क्या गया है कि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 2 का स्क्वायर, और छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि 4:1 जो होगा वो इसका आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, x + y बराबर 14 है और x³ + y³ = 1064 है। तब हमें क्या करना है, x - y का होल स्क्वायर बताना है, ठीक। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसका यहाँ पर वो कर दूं होल क्यूब, ठीक है, तो x³ + y³ + 3xy और x + y, ठीक। और 14 का जब होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2744, ठीक। इसकी वैल्यू मुझे पता है तो यहाँ रख देंगे, यानी कि इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3, और x + y की वैल्यू है 14, तो 14 × 42, 42xy = और ये x³ + y³ की वैल्यू है 1064, ये इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से 40 8 6 और 1, ठीक है, 1680 मिल जाएगा। यहाँ से एक्स वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी 40, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब हमें करना क्या है, x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x + y का होल स्क्वायर मतलब 196 माइनस 4xy यानी कि 160, और यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो इसको 4 9 में से 6 गए, सॉरी 196 है ना, तो 6 9 में से 3 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
दी गई आकृति में वृत्त की जीवाओं, यानी कि ये AD और BC जो है वो जीवा है, और EF तक इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। CDE जो है वो 85 डिग्री है, CDE यानी कि ये वाला एंगल जो है 85 डिग्री है। DCF यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 94 है, ठीक। अब हमें बताना है किसका, ABF यानी कि ये, और EAB यानी कि ये, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों एंगल को ऐड करना है। तो अगर मैं देखूं तो सीधी लाइन है, ठीक है। दूसरा ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, और ये वाला एंगल जो होता है वो इसके बराबर होता है। अगर ये भी ना ध्यान हो तो फिर ये देखिए सीधी लाइन है, तो 180 होती है, हमें सीधी लाइन पता है, सीधी लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। 85 हमारे पास पहले से है, तो कितना बचेगा इस साइड में, अंदर 105 बचेगा, और यहाँ 94 है हमारे पास, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 86, ठीक। अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये 85 होना चाहिए और ये 94 होना चाहिए। तो इसको जोड़ देंगे, 85 प्लस 94, 5 4 9 9 8 17 179 जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ABCDE एक पंचभुज है और इसकी भुजाओं को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ABCD ये एक पंचभुज है, ठीक है, और ये भुजाओं को बढ़ाया गया है, तो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक पंचभुज में टोटल एंगल कितने होते हैं, 540 होते हैं, ठीक है। योग जो होता है उनका एंगलों का वो 540 होता है, और 5 से डिवाइड करेंगे तो डेट मीन हमें क्या मिलेगा 108। हर एंगल हमारा कितना होगा 108 डिग्री, यानी कि 108 ये भी होगा, ये भी 108, ये भी 108, यहाँ भी 108, और ये भी 108 होगा, ठीक। तो ये सब 108 8 के होंगे। अब अगर मैं देखूं ये वाला एंगल जब 108 है तो इधर कितना बचा 180 माइनस 108, यानी कि इधर को जो एंगल बचेगा वो 180 में से घटा देंगे 72, सेम यहां बचेगा 72, सब में ऐसे ही 72 बचेगा, ठीक है। 72 72 72 72, ठीक। अब अगर हम ट्राइंगल की बात करें, मतलब कोई भी ट्राइंगल अगर ले लें हम, तो अगर इसमें देखें तो 72 72 यानी कि 144 तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन एक ट्राइंगल में कितना का सम होता है 180 का होता है, यानी कि इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 36। तो जो ये है ये वाला एंगल है ये सबका 36 होगा, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन हमारा। ABC, A B कहाँ है, ये है AB और C, ठीक है। तो ABC की वैल्यू कितनी है, ऐड कर लेते हैं इसको, 108 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, टू तो छोड़े अभी, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, E G और D, यानी कि ये वाला एंगल की बात हो रही है, तो 36 है और 36 का डबल करना है, यानी कि 72, ठीक है। 3 को छोड़ दो अभी, BAG देखते हैं, BA और BAJ यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है, यानी कि 72 डिग्री है, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 21, 216, और इसको डिवाइड करना है कितने से 6 से, ये पूछा था, ठीक है। तो इसका सम करेंगे हम, तो सम करने के बाद 396 मिलेगा, और 6 से डिवाइड करना है, डेट मीन 6 चंग 36 और फिर 6 चंग 36, 66 डिग्री जो होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना था, जो ABCD था एक पंचभुज बनाना था, उसके बाद ये क्लियर हो जाता कि हमें क्या करना था। पंचभुज के जो कोणों का योग होता है 540 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो पता लग जाएगा कि सारे कोण उसके कितने कितने कितने, क्योंकि पंचभुज है तो सारे एंगल समान होंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक ट्रेन है और 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, ठीक है, और स्टेशन से P और Q के बीच की दूरी तय करती है, ठीक है, जबकि विपरीत दिशा में वो 90 किलोमीटर की चाल से लौटती है, ठीक। तो मतलब ऐसे कोई ट्रेन गई,
तो 150 126 में चली, ठीक है, 126 से गई, फिर जब इधर को वापस आई वो, तो 90 की स्पीड में चली। अगर मैं यहाँ से इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज आएगा 126 गुणा 90, और 126 प्लस 90 ये हो गया 216, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद लगभग 105 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी एवरेज स्पीड होगी, यानी कि टोटल जो उसने जर्नी तय की, यहाँ तक गया फिर यहाँ से लौट के आया, तो 105 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगी, ठीक है। दूसरी ट्रेन, एक कोई और ट्रेन है, वो पहली ट्रेन की औसत चाल पर समान दूरी तय करती है, यानी कि इसी दूरी पर औसत चाल जो निकाली हमने, इस इस चाल से वो चलती है दूसरी ट्रेन 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताना है हमें कि कितना टाइम लगेगा, तो 105 से डिवाइड कर देंगे, 25 5, तो 5 घंटे जो है वो उसको लगेंगे, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए tan 62 sec 28 और cot 38 डिवाइडेड बाई cosec 62 और tan 11 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो cosec 62 हमें पता है, cosec 62 कितना होता है, ये बराबर होता है 90, cosec और sec का होता है तो 70 28, sec 28 डिग्री के बराबर होता है, चाहे cosec 62 लिख दूं या फिर sec 28 लिख दूं। तो sec 28 लिखूंगा तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी मेरे पास क्या बचा, a tan 62 cot 38, और नीचे बचा इधर नीचे से क्या, इधर इधर चला गया ये, बराबर में tan 11, इतना बचा, ठीक है, क्लियर। a की वैल्यू पूछिए, डेट मीन कि मुझे इसको इधर ले जाना है, तो a बराबर, अगर मैं इसको कॉट में चेंज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 79, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 70 28, कॉट 28 और कॉट 38, ठीक, ये वैल्यू निकल के आएगी। बट मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो 10 में है, तो इसको हमें 10 में चेंज कर लेना है। तो 1/1079 और 1/1028 मल्टीप्लाई 1/1038, तो ये यहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1028 1038 डिवाइडेड बाई 1079, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8 अंकीय संख्या है, ठीक है, 8 अंकों की कोई ये संख्या दे रखी है हमें, और जो 72 से डिवाइड है, तो 72 से डिवाइड होने के लिए मुझे क्या है, 9 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा, तभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो 9 का क्या होता है कि जो डिजिट होती है उनका सम करने के बाद अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से डिवाइड होता है, ठीक। तो 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका सम कर लेंगे हम, 1 7 8 6 14 5 19 20 और ये 22, ठीक है। तो 22 प्लस ए प्लस बी, 9 27 होते हैं, यानी कि मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पता लग गई, ए प्लस बी बराबर 5, अगर 5 और होगा तो ये 27 हो जाएगा, और 27 डिजिट का सम होने के बाद ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, डेट मीन कि ये डिविजल होगा, ठीक, ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है, तो ए 5 कैसे बना सकते हैं, 1 और 4 मिला के, ठीक है, 4 प्लस 1, ठीक है, या फिर 1 प्लस 4 ऐसे भी बन सकता है, 2 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2, या फिर 5 प्लस 0 और 0 प्लस 5, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अब हमें 8 से चेक करना है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो बी की जगह अगर मैं 1 रखूं, और यहाँ 1 है यहाँ 1 है, ठीक है, और 8 से अगर डिवाइड करके देखूं तो 8 एकम 8 और 3 8 चौक 32, ठीक है। तो यही होगा, ये वाला b बराबर 1 और a बराबर 4, ठीक है, b बराबर 1 और a बराबर 4 होगा, जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है, ठीक। तो अब यहाँ रख देंगे 2, और a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 गुणा 1, 2 चौक 8 प्लस 3 बराबर 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 4x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या करेंगे, tan की पावर 4 बराबर, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है,
10 स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 10 की पावर 4 बराबर होगा सेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर ये जो है साइन में दे रखा है, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये वैल्यू साइन में निकल के आए मेरी। ठीक, तो इसको क्या करना है हमें, साइन की पावर 4 मतलब साइन में लेके आ जाना है। ठीक है, और कॉस की पावर, ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा जब, तो सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकता हूँ 1/sec, तो एक ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर पावर बचेगी, तो कह सकता हूँ कि साइन की पावर 4 एक्स बराबर 1/sec स्क्वायर एक्स बचेगा, तो इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिल चुका है। ठीक, अब क्या करना है, बस ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देनी है इस वाले इसमें। ठीक है, तो साइन की पावर 4 एक्स की जगह मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आगे है साइन स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू मुझे पता है, ये पहली आइडेंटिटी है सर्वसमिका है जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रुपए हैं 18,144 और उनको 3 व्यक्ति ए बी सी में हमें बांटना है, और रेशियो क्या है हमारे पास 3 5 8 का। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि अनुपात जो विभाजित करा गया है, तो बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक है, यानी कि बी माइनस ए पता करना है हमें। तो अगर मैं रेशियो में ही देखूं, ठीक है, तो 2 का गैप निकल के आ रहा है, तो हमें 2 की वैल्यू पता करनी है। तो 18,144 डिवाइडेड 8 3 11 5 16, और कितने की वैल्यू निकालनी है हमें, 2 की निकालनी है, क्योंकि 5 माइनस 3 करेंगे तो 2। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, और यहाँ से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 छंग 48 और 8 टूटी 64, 2268 रुपये, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। चलिए फिर नंबर है 10th क्वेश्चन नंबर, और इसमें दे रखा है 17 क्रमागत संख्याओं का योग जो दे रखा है, मतलब लगातार कोई 17 संख्याएं हैं उनका योग करा हमने, तो 289 आया। ठीक, अन्य 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये इनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो मैं पहली संख्या मान लेता हूं x-8, दूसरी होगी x-7, तीसरी होगी x-6, ऐसे करते करते यहाँ पर एक x आएगा, फिर और x+1 आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पर x+8 आ जाएगा। तो ये जो होगा ये मिडिल पॉइंट होगा, यानी कि इनका एवरेज होगा, सब कट जाएगा तो एवरेज x बचेगा। ठीक, और इनका जो सम है वो कितना है 289 है, और हमें x कितने मिलेंगे यहाँ से 17x होंगे, 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, बाकी नंबर तो ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा, प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो 17x मिलेंगे और बराबर 289 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 17 आ गई, यानी कि जो एवरेज है वो कितना आ गया 17 आ गया। अब वो कह रहा है कि 5 अधिक है, औसत से 5 अधिक है पहली संख्या जो है, तो 17 5 कितना हो गया 22 हो गया। तो 22 क्या मिली है मुझे, a की वैल्यू मिली है। ठीक है, a बराबर 22 हो गया पहली संख्या, n बराबर 10 तक जाना है, और क्रमागत है यानी कि d बराबर जो डिफरेंस होगा वो 1 है। तो मुझे फार्मूला पता है सम का, क्या होता है 2a सॉरी n/2 2a, ठीक है, प्लस n-1 और डिफरेंस। ठीक है, तो n/2 करूंगा यानी कि 10/2 मतलब 5, 2a मतलब 44, और प्लस n-1 यानी कि 10-1 कितना होगा 9, और 9 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो फिर ये 9 आ जाएगा। तो 5 गुणा ये कितना आ जाएगा 44 50 53, और 5 3 15, 1 5 25 और 1 26, 265, यानी कि 265 जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक फलों के टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। ठीक है, 25 फलों में से एक फल खराब है, तो 24 सही है और एक खराब है। उसमें खराब हो चुके फलों को 60% विक्रय हुआ, जो खराब हो चुके थे फल, यानी कि हर 25 फलों में से एक खराब निकला,
अब उन खराब में से भी हमने 60% बेच दिए। कितने बेच दिए? 60% बेच दिए। यदि विक्रेता ने 38 खराब फलों का विक्रय किया, अगर हम परसेंटेज में देखें तो 60% है, अगर हम नंबर्स में देखें तो 48 है। ठीक है, तो यहां से मैं फाइंड कर सकता हूं कि टोटल खराब कितने फल थे मेरे पास। तो 48 डिवाइड बाई 60 गुणा 100, 6 अट्ठे 48, 80 जो थे, यानी कि 80 फल जो थे वो खराब थे। अब एक फल कहाँ कितने में से फलों में से मिल जाता? 25 फलों में से मिल जाता। तो 80 फल कितने में से मिले होंगे? तो 25 गुणा 80 कर देंगे, यानी कि 25 अट्ठे 200 और एक जीरो पहले का, तो 2000 फलों में से 80 फल निकल के आए थे ये। ठीक है, यही हमसे पूछा था टोकरे में फलों की संख्या क्या है। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी क्या है? न्यून कोण है, और सेक ए की वैल्यू दे रखी है और कॉट बी की वैल्यू दे रखी है, तब हमसे ये कॉसिक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कॉट स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर बी की वैल्यू पूछिए। तो क्या करेंगे हम इस तरीके के क्वेश्चन को? हमेशा मुझे सबसे अच्छा मेथड यही लगता है, इजी है, कोई ट्रिक का झाड़ नहीं कि हमें याद करना है फिर भूल जाना है। ठीक है, जो 8th 9th में हम जिस तरीके से पढ़ते हैं, इसको मान लो ये ए वाली वैल्यू का फिगर है, ये बी वाली का है। सेक की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, तो सेक बराबर होता क्या है? सेक बराबर होता है, यहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, कण बटे आधार। ठीक है, यानी कि 3/1 ये हमें वैल्यू मिल रखी है। तो यहां से पाइथागोरस लगा के मैं निकाल सकता हूं, और ये आ जाएगी √8। ठीक है, अगर बी की बात करें तो ये कॉट ए कॉट बी क्या होता है? मतलब ये होगा हमारा आधार बटे लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं देखूं तो ये 4 है, ये 1 है। ठीक है, तो 16 और 1 17, ये √17 आएगी। ठीक, अब दो फिगर मिल गए, दोनों की वैल्यू है मेरे पास, बस वैल्यू उठा के हमें रखना है। कॉसिक स्क्वायर ए यानी कि √17 कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर ए यानी कि इस वाले फिगर में आना है। ठीक है, ए वाले में, तो 9/8। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर और रूट का इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल 8 मिलेगा। साइन स्क्वायर बी यानी कि इस वाले में बात कर रहा है तो 1/17। कॉट स्क्वायर है यानी कि इस वाले फिगर की वैल्यू की बात कर रहा है तो 1/8 प्लस सेक स्क्वायर भी यानी कि इस वाले फिगर की बात कर रहा है तो 17/16। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। 17 × 153 प्लस 8। ठीक है, और 17 × 8 इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 136 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 + 17 और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7 और 161, और ये कितना होगा? 19/16। ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये यहाँ जाएगा, तो 161 गुणा 16, 136 गुणा 19, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 चौक 16 और कट जाएगा 2 और 17। तो 17 और 19 की गुणा करना है, 61 और 2 की गुणा करना है। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 1 2 एकम 3, 322 तो ऊपर आना है, यानी कि इसी में है, और नीचे 19 और 17 की गुणा करेंगे तो 17 नहीं 153 और 323। ठीक है, तो ऑप्शन बी फोर्थ जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ को हमें देखना है, और 4 अलग अलग कंपनियां ए बी सी डी, और इनके द्वारा कुछ मतलब उत्पादन हुआ था उसका आंकड़ा दे रखा है। तो दिए गए 5 वर्षों में औसत उत्पादन क्रमशः किस कंपनी में सबसे अधिक है और किस कंपनी में सबसे ज्यादा है। ठीक, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगी, यानी कि जो सबको जोड़ना पड़ेगा। एक तो ये है, ये है, ये अगर हम मैं बात करूं इसकी, अगर इसको सम करेंगे तो ए बराबर हमें मिलेगा 132। ठीक है, और औसत पूछा है तो कितना है? 5, यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 26.5।
4 आ जाएगा। वहीं बी की बात करें तो ऐड करने पर ये 147 मिलेगा और इनका एवरेज अगर निकालेंगे तो 29.4 आ जाएगा। सी की बात करें तो 158 इनका सम होगा और 31.6 जो है एवरेज आएगा। वहीं डी की बात करें तो सम जो होगा 203 होगा और एवरेज निकालेंगे तो 40.6 होगा। ठीक है, यानी कि एवरेज यानी कि येलो वाला सारा जोड़ देंगे तो ये जुड़ के 203 आएगा। इसका एवरेज निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 40.6 आएगा। अब यही पूछ रहा है कि सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक हमें क्लियरली अब दिख रहा है यहाँ पर डी का है। ठीक है, तो डी वाला एक ही ऑप्शन है, फिर भी आगे देख लेते हैं। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम 26.4 यानी कि ए वाले का है। तो डी और ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर रखी थी, आपको ये करना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर के 40% की एकल छूट है और वो 20% और x% के दो क्रमिक छूटों के बराबर है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो भैया -20 और -x है और +20 गुणा x डिवाइड बाई 100 बराबर कितना है, -24 है। ठीक, 20 पंजे 100 और ये 20 जब इधर गया तो प्लस का हो जाएगा यानी कि इधर जाके घट जाएगा। -x प्लस x बटा 5 इज इक्वल टू माइनस का 4 बचेगा और यहाँ से माइनस का 4x -4 गुणा 5, ये कैंसिल आउट। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि 5% जो होगी वो x की वैल्यू होगी। दूसरी जो क्रमिक छूट थी वो 5% थी। अगला क्वेश्चन है एक बार ग्राफ से फिर से ए बी सी डी ई एफ के प्राप्तांक दे रखे हैं और जो 100 में से हैं। ठीक है, तो फिर से इसमें कैलकुलेशन है और इसमें जो कैलकुलेशन करने के बाद आप जब करेंगे तो ये अर्थशास्त्र में आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या है, मतलब वही ये ए वाला पार्ट है। ठीक है, अब ए के सारे सब्जेक्ट का आपको पहले तो एवरेज निकालना है, पहले तो ऐड करेंगे फिर एवरेज निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे किस सब्जेक्ट को एवरेज से ऊपर मिले हैं। ठीक, ऐसे ही फिर इसका सम करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो ये जब करेंगे तो इकोनॉमिक्स आपको आंसर मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एडी की वैल्यू दे रखी है 3 और डीई यानी कि इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 4 दे रखी है। ए बी की यानी कि पूरे की वैल्यू दे रखी है 12, तो 4 3 7 और 5 12 आ गई। वहीं बी एफ की वैल्यू दे रखी है 2, एफ जी की वैल्यू दे रखी है 6 और इसकी होगी कितनी 10, क्योंकि टोटल बी सी दे रखी 10, तो 6 4 10। ठीक, अब पूछा है एम और एन की हमें मान ज्ञात करना है। अब एम और एन क्या है ये भी आगे दे रखा है। एम क्या है, एम जो है वो यहां से इसको डिफरेंट, ये जो पार्ट है ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो एम है। वहीं एन क्या है, एन जो पूरा ट्राइंगल है वो एन है। ठीक है, एबीसी का, तो इस वाले पार्ट का हम यानी कि एरिया निकालना है, फिर पूरे एबीसी का एरिया निकालना है और एम एन कर देना है, एम को डिवाइड कर देना है एन से। ठीक, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो एम अगर मैं देखूं तो बी डी जी यानी कि त्रिभुज, ये वाला जो पार्ट है बी डी जी, इस वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट निकाल दूं तो ये मुझे एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो बी डी जी की बात करूं तो 1/2, अगर इसको इतने को मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई इतने की 6 2 8 हो गई यहाँ पर साइड, और ये वाली कितनी होगी 5 4 9 गुणा साइन थीटा, ये निकलेगा -1/2 इस छोटे वाले का, तो साइड कितनी है 2 और 5 है और गुणा साइन थीटा, ये एम आ गया। एन, एन क्या होगा यानी कि पूरा पूरा, तो 1/2, ठीक, और 12 और 10 है, दो साइड है, और साइन थीटा, यहां से 1/2 साइन थीटा हम निकालेंगे, कॉमन करेंगे और वो कर देंगे कैंसिल आउट। ठीक है, क्योंकि यहां से भी निकल आएगा 1/2 साइन थीटा, यहां से निकल गया कॉमन निकलेगा, ये कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा 8 9 72 माइनस 2 पंजे 10 डिवाइड बाई 12 धाम 120, ये बचेगा 62/120 और 31/60। ऐसा कोई ऑप्शन है जी, बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a+1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो अब अगर हम देखें तो ये 3 गुणा 5 है, यानी कि 3 की पावर 26 और 5 की पावर 26, इसको अगर हम करेंगे, और ये 2 की पावर 2 है। ठीक, तो यहाँ 2 है तो वेरिएबल 2 में थोड़ा डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन करना, तो एक वाले को हम लेके चलते हैं। अब 2 कहाँ से बन सकता है बेस हमारा, एक तो यहाँ से बन सकता है और एक यहाँ से बन सकता है, तो इसी को बस सॉल्व करेंगे। तो इसको करेंगे ऊपर वाले को, अगर हम, चलो पहले एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 4/6 8 a-2 बराबर 4। ठीक है, तो इसको हम 2 के बेस में ले आते हैं, तो 2a + 12 और मल्टीप्लाई इसको ऊपर लेके आते हैं 2 की पावर 3 a - 3 दूनी 6। ठीक, बराबर 2 की पावर 2। ठीक, ये होगा। अब ये क्या होता है, ऐड हो जाता है यहाँ पर, ये माइनस का होगा ना, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ऊपर जब जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा जब ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये ऐड होंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 18 - a बराबर 2। यहाँ से 2 बेस सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि 18a - 2 और a बराबर 16, a बराबर 16 निकल के आ गया। अब a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो √16 + 9 बराबर √25, और जिसको हम निकालेंगे बाहर तो 5 आ जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 27 लोग एक काम को 8 घंटे करते हुए 12 दिनों में कर लेते हैं। तो 27 मैन है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 12 दिन में कर लेते हैं। तो 18 लोग उसी काम को 9 घंटे करते हुए कितने दिन में करेंगे, यानी कि D फॉर दिन। 9 तियां 27, ठीक है, 3 चक्का 18 और 6 दूनी 12, तो D बराबर 16 डेज, 8 दूनी 16 जो है वो आंसर होगा इसका। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट को देख के हमें क्या करना है, बताना है जो पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि छात्रों की संख्या तो हमें दे रखी है 60,000 है, और ए और सी में उत्तीर्ण ना होने वाले, यानी कि जो फेल हो गए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, उत्तीर्ण ना होने वाले हैं उन छात्रों की संख्या में बताना, जो बच्चे फेल हो गए हैं वो बताना है, और इसमें यहाँ पर हमें क्या लिखा है, जो पास हो गए हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ से करें, पहले तो ए का फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 60,000 का हम इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 108 और 00। इतने बच्चे ए में हैं। सी की बात करें तो 20% है, यानी कि 60,000 का 2 6 दूनी 12 120, तो ये 120। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसका उत्तीर्ण हुए हैं 76% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, फेल यहाँ से निकालेंगे तो 24% तो फेल हो गए। और इसमें अगर देखें तो 80% पास हुए हैं तो 20% फेल हुए हैं। ठीक है, तो 20% यहाँ से निकाल लेंगे और इन दोनों को कर देंगे ऐड। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये 25 92 आएगा, और इसका 20% निकालेंगे तो ये 2400 आएगा। 2 9 9 4 49 92 जी, तीसरा ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से है और काफी लंबी चौड़ी इसकी लैंग्वेज दे रखी है। एक व्यक्ति है, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है। ठीक है, 3 वर्षों के बाद क्या करता है, वो ऋण की धनराशि को दुगनी कर देता है। मान लो अगर उसने x ली है तो अब क्या कर दिया, 2x कर दिया, और ब्याज की दर जो है उसने 2% कम हो जाती है, यानी कि पहले जो है r पे लिए तो अब कितनी पे होगी, r-2 पे होगी। ठीक है, अब 5 वर्षों के बाद, ये तो 3 वर्ष की बात थी, यहां तक तो 3 था ना। ठीक है, 5 वर्षों के बाद ये धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 हो जाता है। ठीक है, इतना कितना हो जाता है, 13,600 हो जाता है। फिर आगे क्या बोला है, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो इतने वर्षों के लिए, यानी कि इस पे ज्ञातियां 33 और एक 34, 34/3 वर्षों के लिए दी जाती आरंभ में। ठीक, उस राशि के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम आर, यानी कि ये बराबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको सही से लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्लियर हुआ ना कि पहले उसने x धनराशि ली, तो बाद में 3 महीने बाद 3 साल बाद क्या करा, 2x कर दी। पहले अगर r था तो अब जो उसका रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो r-2 होगा। और ये 5 वर्ष कब है, 5 वर्ष बाद की बात कब हो रही है, जब ये
ये वाला जो केस हुआ था 2% कम हो गई थी और दुगनी हो गई थी। ठीक, तो इसका एक इक्वेशन बना लेते हैं सही से। मान लो ये x है, ये r है, गुणा 3 है। ठीक, और ये वाली राशि है 2x गुणा r माइनस 2 और गुणा 5। ये बराबर है किसके? x अगर पहली वाली धनराशि की बात करें 34/3 गुणा r के, ये बराबर है। ठीक, ये इक्वेशन बनेगी। अब आर आर सेम है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये 2x r माइनस 2 गुणा 5 बराबर ये कितना बचेगा? 34 और 3 25/3। ठीक, x गुणा r 34 में हो गया तो 25/3 इतना बचेगा। तो एक x कैंसिल हो गया, 25 हो गए। ठीक, ये 3 इधर को आएगा घूम के, तो 3 दूनी 6, 6r माइनस 12 बराबर यहाँ कितना बचा? 5r। इसको इधर ले जाएंगे तो r और ये इधर आएगा तो 12। तो यहाँ से तो हमें क्या निकल के आया? परसेंटेज पता लग गई, यानी कि r पता लग गया। अब इस वाली इक्वेशन में हम सेट कर देंगे इसको। ठीक है, तो पेन दूसरा ले लेते हैं। कैसे करेंगे? x फाइंड करना है ना हमें, आरंभ में राशि पता करना है, तो x तो रहना ही है यहाँ पर, 34/3 भी रहेगा, गुणा r पता लग गया 12 है। ठीक है, डिवाइड बाई 100 होता है, और ये बराबर किसके है? 13,600 के, ये हमें बताया गया है। ठीक, अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो ठीक है, 3 चौका 12 और 4 3 12, 4 चौक 16, 2 जीरो, 34 से 34 कट गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर जो है वो 100 और ये 100, 10,000 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि 5√3 प्लस 7√2 माइनस √6। ठीक है, और माइनस 23 डिवाइड बाई √2 प्लस √3 प्लस √6। तो क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो फिर क्या करना है? हमें पता है कि जब हमारा नंबर भिन्न में होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम उसका न्यूमरेटर या फिर हर एक सा ना कर लें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि जो यहाँ लिखा है वो ही यहाँ लिखना पड़ेगा। अब जब यहाँ लिखेंगे तो सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम देखेंगे सबको मल्टी, यानी कि इतने पार्ट से इन सबको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 5√3 से पहले करेंगे तो 5√6 आएगा, प्लस 5 3 15 हो जाएगा, √3 गुणा 3 आ जाएगी, और 5 3 15, और प्लस 5√5 3 6 3 18, 5√18। ठीक, इससे ये मिल गया। और इससे जब करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस का 14। ठीक, प्लस 7√6 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 7√12 आ जाएगा ये। ठीक, अब माइनस से करेंगे तो -6 यानी कि माइनस का 12 रूट आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, और माइनस का 6 3 18। ठीक, फिर ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा, और आगे क्या है? माइनस का 23 है। ठीक, और इन सब के डिवाइड में क्या है? ये है √2 प्लस √3 प्लस √6, ये है। ठीक, तो अब इनको जोड़ लेते हैं। √6 कहाँ है? एक ये है और एक ये, 7 5 12 √6 हो गया। ठीक है, ये हो गया 12√6, और इसके बाद 4√18। यहाँ से हम देखें तो 9 गुणा 2 कर सकते हैं, तो 5 3 15। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 15√2। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? यहाँ से 12 को √12 को हम कर सकते हैं 4 गुणा 3, यानी कि 2√3, और यहाँ से तो निकलेगा तो 14√3। ठीक, ये होगा 14, और ये 2√3 है। ठीक, तो यहाँ से 14 में से 2 गए तो कितने बचे? 12√3।
प्लस के 12 रूट 3 बचेंगे। ठीक, इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 15 और 14 बचा। तो ये 15 और 14 कितने हो गए? 29, और 23 और 6 कितने हो गए? 29। ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब क्या बचा? एक रूट वाला और बचा है। यहाँ से अगर हम देखें तो 9 गुणा 2 यानी कि माइनस का 3√2 बचेगा, और एक 18 कहाँ पे है? ये है। ठीक, तो यहाँ से 12 प्लस 12√2 बचेगा। और डिवाइड में क्या है हमारे पास? √2 प्लस √3 प्लस √6। यहाँ से 12 कॉमन कर लेंगे तो सेम बचेगा, यानी कि 12 कॉमन कर लिया तो ऊपर बचेगा √6 √3 प्लस √2, और डिवाइड करेंगे √2 प्लस √3 प्लस √6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास केवल 12। ठीक है, तो 12 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। ग्राफ से दे रखा है, और फिर से वही, मतलब इसमें भी कैलकुलेशन करना पड़ेगी आपको, तभी आप पता लगा पाएंगे कि इसमें है क्या। ठीक, तो मेरी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, तो आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। पहले तो आपको B1 B2 B3 B4 B5 और B6 तक, यानी कि सारी कैटेगरी आपको लिखना पड़ेंगी। फिर उन्होंने जो ऋण दिया है वो आप लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे इसने B1 का देखें तो 2016 और 17 की बात कर रहा है, यानी कि ब्लू और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक, तो 2016 यहाँ पर हमने लिख लिया, ये 2016 है, 2017 है। 2016 में उसने 43 दिया था। यहाँ पर 2017 में अगर देखें तो B1 ने 52 दिया था। फिर इसका गैप निकालना है, तो गैप कितना हो गया इसका? गैप हो गया यहाँ पर 9। ठीक, तो सेम ऐसे ही करना है आगे। 54 इसने दिया था, और 63। ठीक है, 63 हो गया, तो इसका गैप भी हम निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। B3 की बात करें तो 28 और 35, और गैप निकालेंगे तो 5 2 7। B4 की बात करें तो 34 और 40, गैप निकालेंगे तो 6। B5 की बात करें तो 48 और 56, गैप निकालेंगे तो 8। और B6 की बात करें तो 25 और 38, और गैप निकालेंगे तो 13। तो पूछा क्या था? शाखा द्वारा किए गए संक्रय की दर उच्चतम किसकी है? तो भैया ये है 13 नंबर, यानी कि B6 की बात कर रहा है, और B6 हमें ऑप्शन में टिक कर देना है। तो बस इतना करना था, ये टैली करना था, हमें देखना था, उसके बाद हमें आंसर करना था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आयताकार पानी का पाइप है। ठीक है, आयताकार ऐसा होगा कुछ। ठीक है, ऐसा पानी का पाइप है हमारे पास, और उसकी ये दे रखी डायमेंशन 15 किलोमीटर पर आवर की दर से वो पानी निकल रहा है उसमें से, और कहाँ जा रहा है? 140 मीटर गुणा 140 180 गुणा 140 मीटर के टैंक में, जिसकी ऊंचाई कितनी? 4 मीटर है, यानी कि 180 गुणा 140 गुणा 4। ठीक, टाइम पूछा था इसने हमसे, तो हम टाइम को निकाल लेंगे, इससे कर देंगे डिवाइड। स्पीड क्या है? 15 है, तो हमें इसको करना पड़ेगा 1000/60, यानी कि मीटर में है तो हमें मीटर में लेना पड़ेगा इसको। तो 15 चौका 60 और 4 ये 250 आ गया। ठीक, इतने का 250 आ गया। यहाँ से ये 3 जीरो निकलेंगे, और 250 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ सा लिख ले रहे हैं, 180 गुणा 140 गुणा 4 गुणा 4 डिवाइड बाई 12 गुणा 75। ये बचा, ये डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 15 पंजे 75 होता है, और 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40, 28 गुणा 16, ये तो निकल के आ गया। ठीक, इतने मिनट होंगे। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं घंटे भी हैं, तो हमें इसको घंटे में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 4 चौक 16, 4 15, 8 चौक 32 के 2 3, और 4 दूनी 8 3 11, 112/15। तो 15 सत्ते 105। ठीक है, 105, और कितने बचे? 7 बचे। 7 सही, 7/15। इसको आप मिनट में बना लेते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, 15 चौका 60, तो 7 घंटे और 7 चौका 28 मिनट। ठीक, तो ऑप्शन 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय क्या किया उसने, 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से उसने कोई वस्तु बेची है, और उनका जो अंतर है वो कितना है, 150 रुपये आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु उसे 9 रुपए में बेचना थी लेकिन उसने 12 रुपए में बेच दी, जिस वजह से उसे क्या हुआ, 150 रुपए का अंतर मिला। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो 9 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। 3 बराबर 150 है, तो 1 बराबर 50, यानी कि जो वस्तुएं थी वो कितनी थी, 50 थी। अब क्या कर बता रहा है कि इन वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था वो 250 था। तो भैया 250 था तो 50 वस्तुएं थी, डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 रुपए एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। एक वस्तु कितने की है, 5 रुपए की है। बेचनी थी 9 की, उसने बेच दी 12 की, जिस वजह से उसको 150 रुपए का अंतर आया। अब उसको लाभ कितना करना है अर्जित, 20% उसको अर्जित करना है लाभ। तो 5 रुपए की कोई वस्तु है, अगर 20% में लाभ लूंगा तो 5 गुणा 120/100, तो 5 दूनी 10 और 2 छक्का 12, यानी कि 6 रुपए मुझे बेचना पड़ेगी वो 20% लाभ के लिए। अब 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मुझे बताना है, तो 21 और गुणा 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 रुपए होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। चलिए फिर गाइज, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। वीडियो अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। 9 पंजे 45 और 4 49/3, 9। ठीक है, 5 नहीं 45, 4 49। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 11 दूनी 22, 6 चौक 24। ठीक, 6 6 दूनी 12, हाँ 12 पर हो गई, तो 11 33। ठीक है, 11 7 77 और 3 80, ऑफ मतलब गुणा, 8 पंजे 40 और 44/5, डिवाइड है, तो डिवाइड पहले तो इसको कर लें, 7 एकम 7 5 12, यानी कि 12/7 लिखा है, तो इसको मैं 7/12 लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस 4/3 और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, 4 3 7 बच रहा है, 7/12, और 7/12 का स्क्वायर होता है 49/9, डिवाइड 49/144। ठीक है, डिवाइड 11 चौक 44, 16, 4 चौक 16, 4 3 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4/3, यानी कि 7 चौक 28। कुछ बचा, एक 4 बचेगा। 11 चौक 44, 4 बचा ये, और 5 16, सही तो ये कट गया, 16, 4 चौक 16, 4 3 12, 3 आ गया। ठीक, तो 112, 1 4 1 4 7 चौक 28। ठीक है, 112/3 माइनस 4/3 और इसका स्क्वायर, ये कट गया, 3 दिया 9 और 3 चौक 12 और 2 3 8 24, यही हुआ। ठीक, हाँ ठीक है, तो ये 16 की आ गई, 16 3 48। ठीक, तो 16 डिवाइडेड बाई 108 होगा, 108/3, यानी कि 36 का स्क्वायर, 16/36 गुणा 36, तो 4 चौक 16, 4 नीम 36 और 4 नीम 36, यानी कि 1/9 नीम 81। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता लग सके आपको वीडियो कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।